हेलो दोस्तों, नमस्कार मित्रों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हम कई सारे वीडियो बना चुके हैं पढ़ाई से संबंधित, तो उन सब वीडियो को आप देख लेना। वो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, लाभदायक होने वाला है। दोस्तों, आज जो हम समाज को लेकर के कुछ संबंधित समाज से कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। समास कितने होते हैं, समास किसे कहते हैं, समस्त पद क्या है, विग्रह पद क्या है, इन सभी बातों को लेकर के मैं आपके समक्ष चर्चा करूंगा। तो आइए, आप क्लास को मिस ना करते हुए, बिना स्किप किए हुए इस क्लास को देखते रहें और आप जितना जितना हो सके इस क्लास को देखें ताकि आपको समाज से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए, आज का हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है? तो समास अगर हम संस्कृत में कहते हैं समसनम समासः, अर्थात संक्षेपण को समास कहते हैं, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। हम इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप करके संक्षिप्त अर्थात छोटा रूप को बनाना समास कहलाता है। वो छोटा रूप किस प्रकार हो सकता है भाई? सम सनम समास संक्षिप्तीकरण को ही समास क्यों कहते हैं, इसके विषय में हम आगे देखेंगे। पहले हम यहाँ समझने लायक बात यह है कि है यहाँ समासः, सम और असनम ये दो है। अब यह क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक, अस भोजने धातु है और यहाँ पर क्या है? घय प्रत्यय है। घय प्रत्यय करने से क्या बना है? समास शब्द की सिद्धि हुई है। ये आपको याद रखना है। इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे है समास। अब समास में मैंने बताया था दो पद होते हैं, एक समस्त पद होता है और एक विग्रह पद होता है। अब समस्त पद किसे कहते हैं? कह रहा है दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप होने से छोटे लोग को समास कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? समास पद को पुनः अलग करके विभक्ति सहित लिखने को समास कहते हैं। समस्त पद को हम सामासिक पद या समस्त पद भी कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे है कि समास। अब हमने पीछे देखा था कि समस्त पद किसे कहते हैं और विग्रह पद किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है हरिणा त्रातः, ठीक है। अब ये हो गया समस्त पद। और विग्रह पद क्या हुआ? हरिणा त्रातः हरि त्रातः, हरिणा त्रातः हरि त्रातः, ये जो है इसका विग्रह पद हो गया और समस्त पद हो गया हरि त्रातः। इतना आपको याद रखना है। अब इनमें समास में क्या होता है कि पूर्व पद, उत्तर पद, अन्य पद, इन सब चीज़ों को लेकर के बात करते हैं। अब इनमें से पूर्व पद क्या है हमें कैसे पता लगेगा, उत्तर पद क्या है हमें कैसे पता लगेगा? तो इसमें जो पूर्व मतलब होता है पहले, जो अक्षर पहले हो वह तो होता है पूर्व पद, और जो बाद में हो उसे हम कहते हैं उत्तर पद। तो इसमें हरिणा त्रातः में, अर्थात जब हरि त्रातः बनाया समस्त पद हो करके, तो यहाँ पर जो हरि शब्द है यह तो हो गया पूर्व पद, और जो दूसरा वाला है त्रातः वो हो गया उत्तर पद। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है ये आपको। आइए आगे चलते हैं हम। आगे है समास के भेद। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है अव्ययीभाव समास, फिर है तत्पुरुष समास, फिर है बहुब्रीहि समास, फिर द्वंद्व समास है। अब इनमें कई सारे भेद भी होते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो तत्पुरुष को लेकर के है, तो हम तत्पुरुष से संबंधित हम बात करेंगे। तो क्या है तत्पुरुष समास? तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं सामान्यतया। कौन कौन सा? एक है कर्मधारय तत्पुरुष और एक है द्विगु तत्पुरुष, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे है तत्पुरुष। हम तत्पुरुष कहते किसको है? तो कहा जाता है प्रायण उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, अर्थात जहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता होती है, जिस तत्पुरुष समास में दूसरा पद
मतलब बाद वाले पद की प्रधानता होती है, वह तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास में क्या है कि समास होने पर समस्त पद का वही लिंग होता है जो उत्तर पद का होता है। आगे है तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, एक व्यधिकरण और दूसरा समानाधिकरण। व्यधिकरण किसे कहते हैं, समानाधिकरण किसके कहते हैं, इसे हम देखते हैं। तो पहला है व्यधिकरण। व्यधिकरण हम उसे कहते हैं जहाँ पर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती है। इसमें चाहे रामेण हो जाएगा, पीछे वाले में रामम हो जाएगा, ऐसे अलग अलग जहाँ विभक्तियाँ होती है वहाँ तो होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। और समानाधिकरण कहते हैं कि जहाँ पर दोनों विभक्तियाँ सेम हो, जैसे रामम पहले भी हो पूर्व पद में और उत्तर पद में भी रामम हो, उसे हम कहते हैं समानाधिकरण। अब तत्पुरुष समास के और भी भेद बताए हैं। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब व्यधिकरण के कुछ विभक्तियाँ होती है, मतलब कुछ भेद होते हैं, और कुछ समानाधिकरण के। तो जो व्यधिकरण है, व्यधिकरण दो पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती है और समानाधिकरण में दोनों पदों में समान विभक्तियाँ होती है। ठीक है, व्यधिकरण को हम विभक्ति तत्पुरुष और समानाधिकरण का दो भेद होता है। कौन कौन सा है, कर्मधारय और द्विगु। व्यधिकरण में क्या होता है, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक इसका वो होता है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक। और समानाधिकरण में कर्मधारय और द्विगु। अब आगे चलते हैं, जैसे हम द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण देते हैं। तो द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण क्या है कि प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति होती है जो समास होने पर लुप्त हो जाता है। जैसे शरणागतः उदाहरण है, इसका हम विग्रह करते हैं क्या, शरणम आगतः शरणागतः। अब शरणम में जो म है द्वितीय विभक्ति है, शरणः शरणो शरणः शरणम, इस प्रकार करके द्वितीय विभक्ति होती है। और इसमें जो विभक्ति है अम विभक्ति, इसका लोप हो जाएगा तो शरणागतः बनेगा। ये द्वितीय श्रुता तीत पतित गतात्यस्ता प्राप्ता पन्ने, इस सूत्र से यहाँ पर समास हुआ है। इसी प्रकार हमारा आगे है सुख प्राप्त, सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त। यहाँ भी अम है, अम का लोप हो करके सुख प्राप्त बनेगा। फिर आगे है कूप पतितः, यहाँ क्या होगा, कूपम पतितः, कूप पतितः, यहाँ भी वैसे ही बन जाएगा। फिर है सुखापन्न, सुखम और आपन्न, दो शब्द है। अब इसमें क्या है, पूर्व वाला जो पद है वह है सुखम, जो उत्तर पद है वो है आपन्न। अब इन दोनों के बीच में अम विभक्ति है, अम विभक्ति का लोप हो जाएगा तो सुखापन्न बन जाएगा। फिर है ग्राम गतः, ग्रामम गतः ग्राम गतः, यहाँ भी अम विभक्ति का लोप होकर के ग्राम गतः उदाहरण बन जाएगा आपका। फिर आगे है तृतीय तत्पुरुष, ये सारे व्यधिकरण के उदाहरण है, अभी द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक। समानाधिकरण का जो होगा वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। आज हम केवल तत्पुरुष पढ़ेंगे, उसका व्यधिकरण। फिर आगे है तृतीय तत्पुरुष। अब तृतीय तत्पुरुष में क्या होता है, कह रहे कि प्रथम पद में तृतीय विभक्ति होती है जो समास होने पर लुप्त हो जाती है। जैसे विद्याहीनः, विद्याहीनः, विद्याहीन, इस प्रकार विग्रह करेंगे हम। अब इसमें कहा कि प्रथम पद में तृतीय विभक्ति होगी, मतलब जो पूर्व पद होगा उसमें तृतीय विभक्ति होगी। अब विद्या, आप देखेंगे कि रमा शब्द का हम रूप चलाएंगे तो तृतीय विभक्ति में रमया बनता है। उसी प्रकार यदि हम विद्या शब्द का रूप चलाएं तो उसमें विद्या का तृतीय विभक्ति में विद्या बनेगा। तो प्रथम पद तृतीय विभक्ति हो गई, और बाद में क्या होगा, कोई शब्द हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस क्या होता है जो उसका जिसमें तृतीय विभक्ति हो गई ना उस तृतीय का लोप हो जाता है। जैसे विद्याहीना में क्या बनेगा, तृतीय विभक्ति लोप होकर के विद्याहीना बनेगा। इसी प्रकार सर्प दंष्टः, सर्पेण दंष्टः, सर्पदष्टः, इसमें भी तृतीय विभक्ति अणा का लोप हो जाएगा। फिर है व्यास कृतम, व्यासेन कृतम, व्यास कृतम, यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का लोप हो जाएगा। फिर है धर्म रक्षितः, धर्मेण रक्षितः, धर्म रक्षितः, यहाँ भी तृतीय विभक्ति का जो अणा है उसका लोप हो जाएगा। फिर आगे है नख भिन्नः, नखै भिन्नः, नख भिन्नः, इस प्रकार करके यहाँ भी तृतीय विभक्ति का लोप हो जाएगा। आगे चलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष में।
अब चतुर्थी तत्पुरुष में क्या है, इसमें भी वैसे ही है कि प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति होना चाहिए और बाद में क्या हो जाएगा, उस चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे दान पात्रम है, दानाय पात्रम, दान पात्रम, दान शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। जिसे राम का रामाय बनाते हैं उसी प्रकार दान का दानाय बनाएंगे। तो दान पात्रम में क्या होगा, जो आय है इसका लोप होकर के दान पात्रम बन जाएगा। इसी प्रकार भूत बलि है, भूताय बलि, भूत बलि, भूताय चतुर्थी विभक्ति है और समास हो अगर हम करेंगे तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो भूताय का भूत बचेगा तो भूत बलि बन जाएगा इसका। स्नानार्थम, स्नानाय इदम, स्नानार्थम, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाएगा। फिर है यूपाय दारू, यूप दारू। अब यहाँ यूपाय है, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति है तो हम चतुर्थी विभक्ति का लोप करके चतुर्थी तत्पुरुष समास हम यूप दारू बना देंगे। इसी प्रकार पंचमी तत्पुरुष में देखते हैं। पंचमी तत्पुरुष में क्या है, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि प्रथम पद में पंचमी विभक्ति होना चाहिए और जब हम समास करेंगे तो उस समास का लोप हो जाएगा, उस विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे चोर भयम एक शब्द है, हम क्या करते हैं कि चोर में पंचमी विभक्ति लगाते हैं तो क्या बनता है, चौरात। जैसे राम का रामात बनता है पंचमी विभक्ति एक वचन में, उसी प्रकार चोर का क्या बनेगा, चौरात। और बाद में भयम शब्द है। अब इसने कहा कि प्रथम पद पंचमी विभक्ति होना चाहिए तो हमारा चौरात शब्द पंचमी विभक्ति है और अब हमें करना है समास। तो हम क्या करेंगे, विभक्ति का लोप कर देंगे। तो चौरात का हम पंचमी विभक्ति जो उसका लोप करके चोर भयम बनेगा, आत का लोप करके। इसी प्रकार है सिंह भीतः, सिंहात भीतः, सिंह भीतः, वृक्षपतितः, वृक्षातपतितः, वृक्षपतितः, रोगमुक्तः, रोगात्मुक्तः, रोगमुक्तः, पथभ्रष्टः, पथः भ्रष्ट, पथभ्रष्ट। जो पथ है ये चतुर्थी विभक्ति में बनेगा, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट। आगे है षष्ठी तत्पुरुष का। तो षष्ठी तत्पुरुष में क्या है कि वही है, पहला पद षष्ठी विभक्ति का होना चाहिए और जब हम समास करेंगे तो उस विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे राज्यः पुरुषः है, अब राज्यः षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट हो गया। और ये कह रहा है कि बाद में क्या होना चाहिए, जब हम समास करेंगे तो हम जो षष्ठी विभक्ति है उसका लोप कर देंगे। तो राज्यः में जो यह था उसका लोप हो जाएगा तो राजपुरुष बन जाएगा। नरपति, नराणाम पति, नरपति, नरों का पति। अब यहाँ नराणाम जैसे रामाणाम होता है उसी प्रकार नराणाम है। अब नराणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो इसका हम लोप कर देंगे तो नरपति बनेगा। इसी प्रकार देवानाम भाषा, देवभाषा, नद्याः तटम, नदी तटम, विद्वत्सभा, विदुषाम सभा, विद्वत्सवाः, गंगाजलम, गंगायाः जलम, गंगाजलम। इसी प्रकार उदाहरण बनेंगे। आगे देखते हैं हम सप्तमी तत्पुरुष में। तो क्या है, इसमें कह रहा है कि प्रथम विभक्ति जो है क्या होनी चाहिए, सप्तमी विभक्ति होना चाहिए। पहले जो पद है उसमें सप्तमी विभक्ति होना चाहिए और जब हम समास करेंगे तो उस सप्तमी विभक्ति का लोप कर देंगे। जैसे कर्म कुशलः, कर्म का सप्तमी में क्या बनेगा, कर्मणि बनेगा और कुशल शब्द बाद में है तो हम क्या करेंगे, जो कर्मणि में णी है सप्तमी विभक्ति उसका लोप कर देंगे तो कर्म कुशल बन जाएगा। उसी प्रकार जलमग्न है, जले मग्नः, जलमग्नः। यहाँ भी जल में क्या है, सप्तमी विभक्ति है जले, जिसे रामे बनता उसी प्रकार जले है, फले इसी तरह जले। तो क्या होगा, हम सप्तमी विभक्ति का लोप करेंगे, मतलब एकार का लोप करेंगे तो क्या बन जाएगा, जलमग्नः। अक्षिसौंडः, अक्षेषु सौंडः, अक्षिसौंड। यहाँ पर भी लोप कर देंगे विभक्ति का, अक्षिसौंड बन जाएगा। शास्त्र प्रवीणः, क्या बनेगा, शास्त्र प्रवीणः, शास्त्र प्रवीणः। वाक्पटु, वाचीपटु, वाक्पटु। वाक का सप्तमी विभक्ति बनता है वाची। दानवीर है, दानेवीरः, दानवीरः। तो इसी प्रकार हम विग्रह करेंगे और जो इससे पहले था कि भाई द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी, इसमें सेम ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। धन्यवाद दोस्तों। आज का जो वीडियो है वह आप सबको पसंद आएगा और आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, ऐसा आशा करता हूँ। अभी कुछ दिनों बाद पेपर प्रारंभ होगी
तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू, धन्यवाद।